गुड मॉर्निंग। ऑल इंडिया रेडियो और आज सभा के एनालिसिस में आप सबों का स्वागत। अगर ऑल इंडिया रेडियो के अंदर न्यूज़ की बात करें तो एक भी न्यूज़ इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट न्यूज़ की बात कही गई है विश्व जनसंख्या व संसाधन। बहुत अच्छा आर्टिकल है, मेंस के एस्पेक्ट में है। पॉपुलेशन का हम लोग किस तरह से चैलेंजेस है, किस तरह से उपयोग हो सकता है, कुछ रिपोर्ट आई है उसे भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर जो हमारी पहली न्यूज़ है, दुनिया की आबादी 8 अरब हो गई है। नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, जितने भी कॉन्टिनेंट हैं, पूरे विश्व की आबादी 8 अरब हो गई है। वैश्विक जनसंख्या के 8 अरब का आंकड़ा छूने को संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशन ने मानव विकास के पड़ाव में एक मील का पत्थर बताया है। ये यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट है, यूनाइटेड नेशन ऐसा कह रहा है। विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाले 5 प्रमुख देशों में की बात करें तो संयुक्त राष्ट्र के मतलब यूनाइटेड नेशन के अनुसार चीन नंबर 1 पर है, टॉप पे है। चीन की मौजूदा जनसंख्या 143 करोड़ के आसपास है। सेकंड नंबर भारत का है 142 करोड़ के आसपास। थर्ड नंबर यूएसए का है और आपको चौथा नंबर इंडोनेशिया का है और पांचवा नंबर 24 करोड़ से पाकिस्तान है। आंकड़ा आप ध्यान रखना, आंकड़ा मतलब नॉर्मली टॉप पे चाइना, सेकंड पे इंडिया, थर्ड पे यूएसए, फोर्थ पे इंडोनेशिया और पाँचवें नंबर पे पाकिस्तान। अब देखो यहाँ पर ये भी कह रहा है ये यूनाइटेड नेशन कि 2030 में लगभग 8.5 अरब, 2050 में 9.7 अरब और 2021 तक 10 अरब ही बढ़ सकता है। मतलब 2033 तक 9 अरब के पार हो सकती है 2033 तक। इस तरह से कुछ आंकड़े हैं, आप पढ़ के देखना इसमें कुछ पॉइंट्स। हाँ, एक बात यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट है, 1950 के दशक के बाद यह पहली बार है जब जनसंख्या अपनी सबसे कम रफ्तार से बढ़ रही है। ये अपने इंडिया की बात कही जा रही है, मतलब लगा था 30 से, लेकिन अभी कम हुआ है। 2020 में यह दर घटकर 1% से भी कम रह गई है। हमारे भारत की बात हो रही है यहाँ पर। तो जाहिर है आंकड़ों के बीच जाहिर जनसंख्या वृद्धि से प्राकृतिक संसाधनों पर दबाव पड़ रहा है और किस तरह से कोई देश आगे बढ़ेगा। देखो, क्या बढ़ती जनसंख्या एक बहुत बड़ा संसाधन है? क्या इसकी संभावनाएँ हैं? क्या अवसर हैं? क्या इसके चैलेंजेज हैं? इन सभी पहलू की बात करें। देखो, सिर्फ नंबर पर फोकस किया जा रहा है, सिर्फ हम लोग नंबर देख रहे हैं कि इतनी जनसंख्या 8 अरब होने वाली है, 9 अरब होने वाली है। कितना होने वाला है? यहाँ पर कितना था, आप यहाँ गौर से देखोगे तो 8 अरब होने वाला है, ये वाला जो आंकड़ा है। तो थोड़ा दूसरे तरीके से देखें तो फर्टिलिटी डिक्लाइन हुआ है, मोर्टेलिटी भी आपको आसपास है। मतलब एक्चुअल में फर्टिलिटी और मोर्टेलिटी, अगर इसमें कुछ अंतर आएगा तो एज के स्ट्रक्चर में भी अंतर आएगा, ये भी देखने वाली बात है। मतलब वर्ल्ड के जो पॉपुलेशन का एज होगा वो एज में भी डिफरेंसेज आएगा। यहाँ पर क्या है कि प्रोग्राम कैसे बनाएं, इन लोगों के लिए किस तरह बनाएं, कैसे बनाएं। डेवलप्ड देश जनसंख्या को बढ़ने से ज़्यादा समय लग रहा है। मतलब डेवलप्ड कंट्री में जैसे यूएसए वगैरह, इसमें ज़्यादा तेज़ी से मतलब धीरे धीरे बढ़ रहा है, समय लग रहा है। लेकिन डेवलपिंग कंट्री उल्टा हो रहा है। एनएफएचएस नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का डाटा कह रहा है अपने भारत की जो स्थिति है, अभी भी बिहार का वही हाल है। पॉपुलेशन इंक्रीज़ है लेकिन पॉपुलेशन डिक्लाइन भी है, पहले की अपेक्षा कम है। साउथ बहुत कंट्रोल कर रखा है। मतलब फर्टिलिटी लेवल पर असर पड़ेगा। एजुकेशन, टेक्नोलॉजी और स्किल डेवलपमेंट, एजुकेशन, टेक्नोलॉजी और स्किल डेवलपमेंट, इसको देखकर हम पॉपुलेशन डिविडेंड, डेमोग्राफिक डिविडेंड बोलते हैं इसको, डेमोग्राफिक डिविडेंड का फ़ायदा उठा सकते हैं। पूरे विश्व में भारत हमारा ऐसा देश है जो 1952 में सबसे पहले फैमिली प्लानिंग की बात की थी। वर्ल्ड में पहला है। मानव संसाधन, हम मतलब मानव एक संसाधन या प्राकृतिक संसाधन। देखो, थोड़ा सा और अगर गौर किया जाए तो लेबर इंसेंटिव एक मार्केट होता है, दूसरा होता है कैपिटल इंसेंटिव। जैसे यूएसए का मार्केट कैपिटल इंसेंटिव है, मतलब पैसा लगा के ज़्यादा पैसे कमाता है, और लेबर इंसेंटिव कौन सा प्रोडक्टिव है। अगर भारत अपने लेबर इंसेंटिव जनसंख्या को अगर हाई टेक्नोलॉजी दे दे, स्किल डेवलपमेंट दे दे, एजुकेशन दे दे, तो शायद हम इसका बहुत अच्छा उपयोग कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पर क्या है, पीपल्स एज अ ब्लेसिंग्स भी कहा जा सकता है। जैसे अपनी भारत की सरकार की बात करें तो स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, एमएसएमई सेक्टर को बढ़ाने की बात, मतलब इसकी सहायता से क्या यूथ को इन्वॉल्व करने की बात कही जा रही है। पूरे वर्ल्ड का 17.5% के आसपास इंडिया का जनसंख्या है। देखो, कोविड आया, कोविड-19 में हम लोग घर के अंदर थे
तो सर्विस सेक्टर ने बहुत अच्छा काम किया, कुछ लोगों ने सॉफ्टवेयर बनाया, कुछ लोगों ने टेक्नोलॉजी बनाया, नए नए टीचर्स ऑनलाइन पढ़ाने लग गए, नए नए बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ। अब देखो यहाँ पर क्या है कि 50% पीपुल जो इंडिया में है उसमें 25% जो है सो यंगस्टर है, इसका फ़ायदा उठाया जा सकता है। यूरोप जैसे देश में 60% के आसपास ओल्ड एज पीपुल है। तो यूरोप में क्या होता है कि वहाँ पर गवर्नमेंट पर प्रेशर पड़ता है कि लोगों की देखभाल करना। हमारे यहाँ जैसे नहीं है, हमारे यहाँ तो गवर्नमेंट बस ये प्लान आयुष्मान भारत ये वो कर देते हैं, लेकिन कितना फैसिलिटी मिलता है, क्या मिलता है, ये आपको अच्छी तरह से कहता है। अब देखो प्रोडक्टिविटी की बात करें, मतलब ह्यूमन प्रोडक्टिविटी की बात करें, ह्यूमन किस तरह से प्रोडक्टिविटी है हमारे लिए, कोविड-19 की जिस तरह से हम मार खाई पूरा विश्व और सबका जो है इकोनॉमिक ग्रोथ नीचे गिरा, उसके ठीक उल्टे क्या हुआ कि वर्ल्ड बैंक, IMF ऐसे बड़ी बड़ी तमाम संस्थाएं इंडिया की ग्रोथ की तारीफ कर रहे हैं और इंडिया बढ़ रहा है। कैसे बढ़ रहा है? कोविड-19 में जिस तरह से हम लोगों ने एग्रो सेक्टर को आगे बढ़ाने की कोशिश की, यहाँ पर टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाने की कोशिश की। देखो यहाँ पर क्या है कि 28 साल में अब 72 साल इंसान की, मतलब पहले 28 साल किसी भी इंसान का एवरेज एज हुआ करता था, औसत आयु, अभी 72 के आसपास हो गया है। तो अंतर तो दिखने को मिल रहा है। मृत्यु दर 1985 में 1000 में मृत्यु दर 20 था, अभी 2022 में 8 है, यहाँ भी डिक्लाइन मिल रहा है। मतलब 1000 में पहले 20 लोग मरते थे, अब 1000 में कितने 5 लोग मर रहे हैं, नहीं 8 लोग मर रहे हैं। तो यहाँ तो अच्छा है। शिशु मृत्यु दर में भी थोड़ा सा कमी देखने को मिल रहा है। देखो पूरे महाद्वीप को देखना होगा, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका या फिर यहाँ ऑस्ट्रेलिया या एशिया, पूरे महाद्वीप के स्ट्रक्चर की बात करें तो हर महाद्वीप का अलग अलग सिस्टम है। नॉर्थ अमेरिका में कुछ और संसाधन होगा, साउथ अमेरिका में कुछ और संसाधन होगा, अफ्रीका में ग्रोथ कुछ ज़्यादा हो रहा है। तो भारत इसका इस डेमोग्राफिक डिपेंडेंट का फ़ायदा ले सकता है। चाइना की स्थिति पॉपुलेशन में अभी एज बढ़ने वाले लोगों की जनसंख्या ज़्यादा होगी। यहाँ पहले पनिशमेंट दिया जाता था ज़्यादा बच्चे होने पे, अब उल्टा कर दिया है, अब इंसेंटिव दिया जा रहा है ज़्यादा बच्चे कीजिए। तो प्लस माइनस ये होता रहता है। देखो ये जो है सो यहाँ पर COP27 अभी चल रहा है, आपको पता है इजिप्ट में चल रहा है। तो यहाँ क्लाइमेट के हिसाब से भी देखना चाहिए। अगर पूरे विश्व को 2030 तक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल अचीव करना है तो वाटर को बचाना होगा, यहाँ पर सेफ एनर्जी की बात करनी होगी, इन्वायरमेंट की बात करनी होगी, ये सारी बातें पर ध्यान रखना होगा। किसी रिपोर्ट, कौन सा रिपोर्ट था मुझे याद नहीं, लेकिन कहा गया था कि ये याद है 2050 तक इन पूरे विश्व को जिस तरह से रफ्तार बढ़ रही है 2 प्लेनेट की ज़रूरत पड़ेगी। ऐसी चीज़ों को आप आंसर्स के अंदर यूज़ कर सकते हो। कुल मिलाकर प्लानिंग की ज़रूरत है। और जो डेवलप्ड कंट्री, जैसे आप ब्रिटेन ले लो, ये तो पहले डेवलप्ड हो चुका है, तो पर्यावरण को नुकसान करने में सबसे बड़ा योगदान किसका है? ऐसे ऐसे डेवलप्ड कंट्री का, क्योंकि वो आगे बढ़ा है तो पर्यावरण को नुकसान करके बढ़ा है। देखो 2 तरह से आपको सोचना होगा। एक तो जहाँ की जनसंख्या है वो पर्यावरण को कितना नुकसान कर रहा है, दूसरा जनसंख्या नुकसान कर रहा है या इंडस्ट्री नुकसान कर रहा है। तो जनसंख्या तो ज़्यादा नहीं नुकसान कर रहा है इंडस्ट्री के मुकाबले, तो इसका हम पॉपुलेशन का फ़ायदा उठा सकते हैं। अब जहाँ पॉपुलेशन वाला जो सिस्टम है, मतलब कैपिटल इंसेंटिव मार्केट है, जहाँ पूंजीगत वाला व्यवस्था है, जैसे USA हो गया, यूरोप वगैरह हो गया, यहाँ टेक्नोलॉजी इंडस्ट्रियल एरिया बहुत ज़्यादा है, तो इन लोगों की भी जिम्मेदारी बढ़ती है बहुत ज़्यादा। देखो प्रकृति से की जो बात की जाए तो हम लोग डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, जैसे भूकंप आ गया, अर्थक्वेक आ गया, या यूक्रेन वार हो रहा है, यहाँ भी तो मानव, देखो प्रकृति अपने आप को बैलेंस करती है, मातृभूमि है हमारा। देखो जैसे क्या है कि जैसे बेसिक दवाई फैसिलिटी वगैरह अगर ये भी हम नहीं दे पा रहे हैं, देखो एक सिंपल टर्म आपको बताऊं तो आप ज़रा सोच कर देखो, जो गरीब हैं, जो अपने बच्चे को नहीं खिला सकते हैं, उनके पास 5 बच्चे हैं, 6 बच्चे हैं, लेकिन जो अमीर है वो खिला सकते हैं, 3 बच्चे को भी खिला सकते हैं, 4 बच्चे को भी खिला सकते हैं, लेकिन वो कितना रखते हैं? 1 या 2, हम 2 हमारे 2, इस तरह से। लेकिन होना क्या चाहिए, ये अगर 2 से 3 कर ले भी, कर इनके पास होंगे भी तो ये मैनेज कर लेंगे। लेकिन जो गरीब है, मतलब हालांकि आंसर के अंदर लिखने के लिए नहीं है लेकिन समझने के लिए है, जो गरीब है वो 5 की बजाय अगर 2 कर ले तो शायद इनको आगे बढ़ने का मौका मिलेगा और बहुत ज़्यादा डिविडेंड का फ़ायदा हो सकता है। तो किसी देश के आगे बढ़ने के लिए उसकी पॉलिसी बहुत ज़रूरी है। पॉलिसी मतलब हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड जो हमारा यंग पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, उस डेमोग्राफिक डिविडेंड के हिसाब से गवर्नमेंट जो है सो पॉलिसी वगैरह बनाए, कुछ स्टेप्स ले भी रही है। स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, बहुत सारे योजना, मुद्रा, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, ये सब ले रही है। तो थोड़ा लिविंग स्टैंडर्ड भी देखना पड़ेगा। बहुत अच्छा आर्टिकल था। मेंस में पॉपुलेशन हमारे लिए किस तरह से
फ़ायदेमंद हो सकता है, थोड़ा नुकसानदेह भी हो सकता है। इस आर्टिकल को हमने डिस्कस किया। तो आज के डिस्कशन में इतना ही था। थैंक यू।